तो चलो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये स्टोरी एक सोहन नाम की लड़के की है। एक बार एक सोहन नाम का लड़का होता है, उसके घर पर उसके मामा आए होते हैं। मामा का नाम होता है मोहन। तो उनके घर पर उनके मामा आए होते हैं, वे एक दो हफ्ते के लिए रुकते हैं। तो जब उनके जाने का समय होता है, तब वो जब जा रहे होते हैं, तब एक पिंकू नाम का शरारती बच्चा होता है। वो जिद करता है कि मैं अपने मामा के साथ जाऊँगा। क्या करता है, वो जिद करता है कि नहीं नहीं, मैं अपने मामा के साथ ही जाऊँगा, उनके घर पे रह के आऊँगा। तो जो हमारा मोहन था वो मना कर देगा, नहीं घर वहाँ ही जाना, तुम बहुत शरारत करते हो, तो वहाँ नहीं जाना तुम्हें। तो पर वो शरारती था। तो जब मामा जा रहे होते तो जो हमारा पिंकू था उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तब जो हमारा मोहन है वो कहता है सबसे कि रोको मत जाने दो। क्या कहता है कि सबसे क्या कहता है कि रोको मत जाने दो। किसे रोको? पिंकू को रोको, उसे मत जाने दो। तब जब घर वाले कहते समझाते हैं कि नहीं जाने दो, बच्चा ही तो है, कुछ दिन रह के आ जाएगा अपनी मम्मा के यहाँ पर। तब जब हमारा मोहन कहता है कि ठीक है रोको मत जाने दो। क्या कहता है कि इसे रोको मत, उसे जाने दो। ठीक है, तो यही कहानी से पता चलता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो मोहन था उन्होंने दो शब्द बोले, दो वाक्य बोले थे। किसने बोले थे? मोहन ने दो वाक्य बोले, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दो वाक्य बोले। इन दोनों वाक्य में चार चीज सिमिलर थी, चार चीज सेम थी। रोको मत जाने दो, ये चार शब्द थे, वो दोनों में सेम थे। बस डिपेंड करता है हमारे ठहराव से, हम किस समय रुक रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर हम रोको मत के बाद रुकेंगे तो इससे पता चलता है कि हम उसे रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर हम रोको के बाद रुकेंगे तो इससे पता चलता है कि हम रोकने के लिए कह रहे हैं। तो हमारी जो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर है? हमारे रुकने पर। हम जिस समय जब रुकते हैं ना तो वाक्य उसी तरह से बनता है। ठीक है, वैसे ही जब हम लिखा कि रोको मत जाने दो, इसके अंदर अगर हम रोको के बाद रुकते हैं तो यही पता चलता है कि हम रुकने के लिए कहा गया है। अगर हम रोको मत के बाद रुकते हैं तो पता चलता है रोको मत के मतलब रोकने के लिए नहीं कहा गया है। ये तो हमने बोलकर बता दिया। देखो, जब हमने रोको मत बोला तो सामने वाला समझ गया कि रोकने के लिए नहीं कहा गया है। अगर हमने रोको के बारे में बोला तो सामने वाला ये समझते हैं कि रोकने के लिए कहा है। परंतु जब ऐसा हो कि लिखकर बताना है तो आप लिखकर कैसे बताओगे? मतलब लिखकर तो आप ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ रुके हैं। अब कैसे बताओगे कि लिखकर हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पर नहीं रुके हैं? अब क्या पता कि वो रोको मत पढ़ ले और कोई इसे रोको पढ़ ले। कैसे? क्या पता इसे कोई रोको मत पढ़ ले, कोई इसे रोको पढ़ ले, तो हम कैसे बताएं कि हम कहाँ रुके हैं? तो ये ही बताने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? हमारे विराम चिन्ह का। किसका प्रयोग करते हैं हम? विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह हमारे इस चीज पर, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहराव। कहने का अर्थ है कि जहां जहां हम रुके हैं ना वहां वहां हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि हम ये बता सके कि हम कहाँ कहाँ रुके हैं। चलो आपको मैं एक दूसरी स्टोरी और सुनाती हूँ। स्टोरी पहले स्टोरी की तरह ही है कि भाई वो मामा आए होते हैं, मामा जा रहे होते हैं और पिंकू जो था उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। इस स्टोरी में अलग चीज है कि जो हमारा मोहन था ना, मोहन है वो गूंगा है, मतलब वो बोल नहीं सकता। ठीक है, मोहन जो है वो बोल नहीं सकता। अब उसे लिखकर बताना है कि उसे रोकना है ना रोकना, तो एक कार्डबोर्ड पर लिख देता है कि रोको मत जाने दो। तो वो दिखा देता है सबको कि भाई ये आपको काम करना है। तो कोई व्यक्ति समझता है कि इसने कहा है रोको मत, मतलब कोई व्यक्ति समझता है कि इसे रोकना नहीं है और कोई समझता है कि इसे रोकना है। तो दोनों के बीच छिड़ जाते जंग। अब किसकी माने? रोको मत की माने, रोको की माने? इसमें गलती किस चीज़ की थी? गलती किसकी थी? इसकी गलती किसकी थी? इसमें मोहन की गलती थी, क्योंकि उसे विराम चिन्ह नहीं आते थे ना, उसे विराम चिन्ह नहीं आते थे, इसलिए उसकी गलती थी। क्योंकि अगर वो इस वाक्य को ठीक तरीके से लिख पाता, कहने का मतलब है इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कर देता, तो जो जंग हुई थी वो नहीं होती। कैसे नहीं होती? तो अब देखते हैं मोहन ने गलती क्या की थी। तो मोहन ने गलती की थी कि रोको मत जाने दो। वाक्य तो पूरा सही लिखा था उसने, परंतु उसने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। विराम चिन्ह कौन कौन से थे? देखो, विराम चिन्ह, दो विराम चिन्ह वैसे प्रयोग करना था। पहला है कोमा और दूसरा है पूर्ण विराम। कोमा मतलब इसे हम कहते हैं अल्पविराम, हिंदी में अल्पविराम कहते हैं। ठीक है, तो इस कोमा का उसे प्रयोग करना था। इस कोमा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम जहां पर हम रुकते हैं, थोड़ा ठहराव, छोटे ठहराव को दर्शाने के लिए हम अल्पविराम का यूज करते हैं। तो जब हम थोड़ी देर का जब रुकते हैं, जहां पर भी हम रुकते हैं वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मोहन को कहना था कि उसे रोकना है, तो मोहन यहाँ पर क्या लगा देता? अल्पविराम लगा लेता। तो सामने वाले समझ जाते कि हाँ भाई इसने रोकने के लिए कहा है, तो यहाँ पर अल्पविराम लगा तो कोई जंग छिड़ती ही नहीं। अगर मोहन को क्या होते हमारे विराम चिन्ह आए होते। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है? रोको मत जाने दो। अगर जो हमारा मोहन था वो रोको मत के बाद अल्पविराम लगाता
तो आप मोहन की जैसी गलती ना करो, तो आपको भी ये विराम चिन्ह पढ़ने ही होंगे। तो आज की इस वीडियो के हम पढ़ने वाले हमारे विराम चिन्ह और अव्यय। जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर जंग करवाते, तो इस वीडियो के अंदर हम जंग ही करवाएंगे, और आज की इस जंग होने वाली हमारी विराम चिन्ह और अव्यय के बीच। ठीक है, तो भाई थोड़ा मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में विराम चिन्ह का भी करवा दिया है कि विराम चिन्ह होते क्या है। आप मोहन जैसी गलती ना करो, इसके लिए हम पढ़ने वाले हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, रुकना, बस। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? जहां पर हम जिस वाक्य में जहां जहां रुकते हैं वहां पर हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का मतलब रुकना और चिन्ह का मतलब चिन्ह, मतलब जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और जहां जहां पर हम रुकते हैं, लिखते समय जहां जहां हम रुकते हैं वहां पर हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब भी विराम चिन्ह होते कौन कौन से और वहां पर और इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और किस समय करते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इतने प्रकार के हमारे बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। तो पहला आता है हमारा पूर्ण विराम, जो कि मैक्सिमम बहुत यूज किया जाता है, हर वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? पूर्ण विराम का। जैसे कि इसका प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरा नाम भावना है, मैं रुकी। जैसे कि मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और कोई मेरे बारे में इंट्रोडक्शन लेता है मेरा, तो मैं क्या बताती हूँ कि मेरा नाम भावना है, फिर मैं रुकती हूँ, फिर आगे की जो भी लाइन बोलती हूँ वो बोलने लग जाती हूँ। तो मतलब जब मैं बोल रही हूँ जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं, तो हम अगले सामने वाले को तो समझा रहे हैं ना कि हम यहाँ रुके हैं, तो वो समझ में रहा हाँ यहाँ रुके, इसका वाक्य पूरा हो गया। जैसे मैंने बोला मेरा नाम भावना है, मैं रुकी, तो सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ इसका वाक्य पूरा हो गया। अब जब लिखते समय हम कैसे बताएं कि हमारा वाक्य पूरा हुआ है? जब हम कोई वाक्य बोल रहे हो, जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हमें पता है कि हमें आगे कुछ नहीं बोलना, ये वाक्य यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग कर देंगे? हम कर देंगे हम पूर्ण विराम का प्रयोग। जैसे कि मेरा नाम भावना है, तो मैं है के बाद अंत में किसका प्रयोग करती हूँ? पूर्ण विराम का। जब मैं लिखूंगी तब इसका प्रयोग करूंगी। जैसे कि उदाहरण है महादेव जी मेरे प्रभु हैं, तो महादेव जी मेरे प्रभु हैं ये वाक्य है। अगर मैं किसी को बोल लूँगी तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसका वाक्य पूरा हो चुका है, पर जब मैं लिखूंगी तो लास्ट में जब मेरा वाक्य पूरा होगा तब मैं पूर्ण विराम का प्रयोग कर दूंगी। सिंपल। अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आप कौन हो? मैंने किससे पूछा कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, तो सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ मुझसे प्रश्न पूछा है। और जब मैंने वाक्य बोला कि यहाँ पर पूरी रुक चुकी है और उसने मुझसे प्रश्न भी पूछ लिया है। जब हम वाक्य पूरा बोलते हैं और पूरा वाक्य बोलने के बाद हम साथ में प्रश्न भी बोलते हैं, पूरा वाक्य बोलेंगे प्रश्न बोलेंगे, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक। कहने का अर्थ है कि आप कौन हो। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रश्नवाचक है? जब हम लिखेंगे कि आप कौन हो, या आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर हम रुके हैं, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग भी तो कर सकते हैं। प्रश्न का क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें प्रश्नवाचक का प्रयोग किया है। जब आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कोई प्रश्न पूछे हमसे तो आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, जो कि इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप कौन हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, ताकि जब आप लिख कर किसी को दो तो समझ जाए कि हाँ प्रश्न पूछा है मुझसे। विस्मयादिबोधक बोलते क्या होता है? जो हमें आश्चर्य विस्मय दर्शाता है। आश्चर्य है, विस्मय है, शोक है, हर्ष है, करुण है, जो ये चीज़ दर्शाता है उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। मतलब विस्मयादिबोधक करते हैं और इसका एक चिन्ह होता है जो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि आप मैंने कोई अच्छा सा नज़ारा देखा, जब मैं बोलती हूँ वाह क्या नज़ारा है, तो हमें ये वाक्य बोला कि वाह क्या नज़ारा है, तो अब मेरे साइड में जो भी होगा वो समझ जाएगा कि हाँ इसने ये वाक्य बोला है और ये खुशी से बोला है। तो ये तो सामने वाला समझ जाए कि हाँ उसने खुशी से बोला है, पर ये तो हमारे भाव हो गए। और जब मैंने बोलकर समझा दिया, अब लिख कर समझाऊंगी, तो लिख कर समझाने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, इससे हम लिख सकते हैं। कैसे समझाएंगे लिख कर? देखो, अब आपने कोई भी वाक्य शब्द बोला कि वाह, तो वाह से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ हर्ष हुआ इसे, तो हर्ष हुआ है ना, तो वहाँ पर हम लगा देंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या लगा देंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये वाह हमारे हर्ष के लिए है, वो कैसे पता चलेगा? आगे वाक्य भी तो पढ़ो, आगे वाक्य पढ़ोगे, अच्छा है तो मतलब समझ जाना कि हर्ष के लिए है, और बुरा है तो वैसे भी अगर बुरा होगा तो वाह का यूज़ करेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हम छी छी क्या गंदी चीज़ है, तो वहाँ पर हम छी छी का प्रयोग करेंगे, जो कि घृणा को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। फिर आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह हमारे क्या होते हैं? ब्रैकेट, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं।
वाक्य शब्द की स्पष्टीकरण हेतु, किसी भी वाक्य की, किसी भी शब्द की हम जब स्पष्टीकरण करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज दशहरा का त्योहार है, देखो आज दशहरा का त्योहार है, आपको समझ में आ रहा है, फिर भी वो सामने वाला जो भी लिख रहा है इस शब्द को कि आज दशहरा का त्योहार है, पर वो चाहता है कि आपको थोड़ा डिटेल से समझाए, तो आप को इस शब्द की स्पष्टीकरण करे, जो दशहरा शब्द है उसको थोड़ी स्पष्टीकरण करे, वो चाहता है आपको समझाने के लिए। तो क्या करता है कि दशहरे के साथ में क्या लिखता है? ब्रैकेट में रावण दहन। तो इसमें भी ये बात वही है, आज दशहरे का त्योहार है, फिर आज रावण दहन का त्योहार है, तो हम यहाँ दशहरा भी लिख सकते हैं, रावण दहन भी लिख सकते हैं, पर उसने दशहरा उसे अच्छा लगा लिखने के लिए, परंतु उसे समझाना भी है। दशहरा तो लिखना ही है परंतु समझाना भी है उसे, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे कि आज दशहरा का त्योहार है, इसके स्पष्टीकरण हेतु, इसको स्पष्ट रूप से लिखने के लिए हमने लिखा कि रावण दहन। अब हमने स्पष्ट रूप से लिखा रावण दहन, तो देखो अब दशहरा भी साथ में लिख दिया, रावण दहन भी। अजीब लगता है वाक्य, तो इसे ब्रैकेट में लिखा गया है, सिंपल है ये हमारा। रेखांकन क्या होता है? ये होता है हमारा अंडरलाइन। कहते हैं जब हम कब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, साइंस का है या फिर इंग्लिश का, तब आपको कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिखाई दे जाते हैं, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करते हो ना, तो वही है हमारे हिंदी में। जब हम किसी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य के नीचे रेखांकन करते हैं तब हमारा वो क्या कहलाता है? रेखांकन कहलाता है। और जो रेखांकन करते हैं मतलब अंडरलाइन करते हैं, वो किसी चीज़ से करते हैं? एक उसका चिन्ह होता है भाई हमारा, ये अंडरलाइन का उसका चिन्ह होता है रेखांकन का, ठीक है। राम अच्छा लड़का है, मैंने राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब राम जो है एक विशेष है, मतलब एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड जिसे बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। उदाहरण चिन्ह, किसी के कई शब्दों को इसका चिन्ह होता है ये 66, 99। ये वाला आपने देखा ही होगा, जब हम नरेशन पढ़े इंग्लिश में, शायद पढ़े ही होंगे, तो कनिष्का दीदी आपको पढ़ाती होंगी ना, तो नरेशन आपने पढ़े होंगे। तो नरेशन के अंदर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह तो आते ही हैं, कंपल्सरी है भाई आने के लिए, तो कंपल्सरी आते ही हैं। तो भाई क्या होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह? मतलब नरेशन, जिसे हम नरेशन नहीं बोलते, नरेशन में इसका प्रयोग करते हैं, इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। किसी के कहे शब्दों को जब ज्यो का त्यों लिख देते हैं तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई हम वाक्य है, अब उस वाक्य को इस व्यक्ति ने ऐसे बोला है, तो हमने वैसे के वैसे ही लिख दिया, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं की, कोई बदलाव नहीं किया। जैसे कि आप नरेशन पढ़ते हो, नरेशन में क्या होता है कि सी सेज, फिर कोमा लगता है कि सेज के बाद वो की तो कोमा लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर जो भी आपका वाक्य होता है कि सी सेज आई एम अ गुड गर्ल, तो आई एम अ गुड गर्ल लिखते हैं, तो उसने कहा कि मैं अच्छी लड़की हूँ, तो मैं अच्छी लड़की हूँ, उसने कहा ना, उसकी बातें हैं और वैसे ही लिख दी, कोई बदलाव नहीं किया। तो जो जिसकी बात थी ज्यो का त्यों लिख देता है, वही क्या कहलाता है हमारा तब हम उसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह से क्या करते हैं? बंद करते हैं, ठीक है। वही होता है हमारा उद्धरण चिन्ह। आई होप को समझ में आ गया होगा। देखो उदाहरण चिन्ह किसी कई बातों को दर्शाने के लिए गांधी जी ने मरते वक्त कहा हे राम। तो गांधी जी ने मरते वक्त क्या कहा? हे राम। हम ये इसमें हमने चेंज नहीं किया। अब गांधी जी ने हे राम बोला, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने हे राम बोला तो हे राम ही लिखा। और जब हम जो बातें जय को त्यों लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? उदाहरण चिन्ह करते हैं। या फिर लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, एक उदाहरण है कि रानी लक्ष्मीबाई ने मरते वक्त कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसे हम इन्वर्टेड कोमास या फिर उदाहरण चिन्ह में बंद कर देंगे, क्योंकि ये जय की त्यों बातें लिखी हमने। आपको समझ में आ गए होंगे। हमने थोड़े बहुत कर लिए, हमारे 6 हो गए हैं। अभी हमारे बाकी के रह चुके हैं 2, अल्पविराम और अर्धविराम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी इसी में होती है, अल्पविराम और अर्धविराम में। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है और साथ में क्या होते हैं वो पढ़ते हैं अब। अल्पविराम और अर्धविराम। तो अल्पविराम क्या होते हैं? जो छोटे ठहराव को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्पविराम का। कहने का अर्थ है कि जब हम जहाँ पर भी थोड़े समय के लिए रुकते हैं ना, वहाँ पर हम अल्पविराम का, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर कोमा, क्या कहते हैं, इसे कोमा कहते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम कोई छोटे ठहराव के रुकते हैं। जैसे कि रोको मत जाने दो, पहले हम रोको बोला, उसमें थोड़ी देर के लिए रुके, फिर हम मत जाने दो बोले। तो यही है कि छोटे से ठहराव के लिए जब हम रुकते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का। जैसे कि अब हम जब पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम में कभी करते हैं जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि पूरे वाक्य को बोलने में 60 सेकेंड लगती है, तो अल्पविराम में क्या होता है कि अल्पविराम को जहाँ लगाते हैं ना, वहाँ पर 30 सेकंड के ब्रेक के बाद लगाते हैं अल्पविराम को, ठीक है। जहाँ पर पूर्ण विराम
60 सेकंड में लगता है, वहाँ पर अल्पविराम 30 सेकंड में लगता है। ओके, सिर्फ यही होता है हमारा अल्पविराम। और अल्पविराम जो होते हैं, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने शेर देखा और वह भाग गया। देखो, मोहन ने शेर देखा, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके तो हमने अल्पविराम का यूज़ कर दिया, और वह भाग गया। ठीक है, आगे हमने अपना शब्द जो भी वाक्य है वो बोल दिया। तो मतलब छोटे छोटे ठहराव जब हम रुकते हैं, छोटे छोटे ठहराव जो होते हैं जहाँ पर हम रुकते हैं, वहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल नहीं आई, यहाँ पर हम रुके, हमने अल्पविराम का यूज़ किया क्योंकि मैं बीमार थी। आगे हमने अपने वाक्य बोल दिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला इसका। ठीक है, दूसरी बात है इसमें कि मोहन ने शेर देखा और वह भाग गया। आपने एक चीज नोटिस की कि मोहन ने शेर देखा में मोहन जो ये वाक्य है ये क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है, और वह भाग गए ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। हमने और का भी प्रयोग किया, परंतु हम रुके भी तो हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। मतलब और क्या है, और एक अव्यय है जिसे हम समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, और का, मतलब समुच्चयबोधक अव्यय का। और जब वहां पर और भी यूज करें, और वहां पर हमने अल्पविराम का भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं, अगर यहाँ पर और नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, और नहीं हुआ, तो हम अल्पविराम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य हुए और वहां उन्हें जोड़ा भी गया है परंतु और नहीं लगाया, तो क्या लगाया है वो मैं आपको बताऊंगी। क्या लगाया है, वो अर्धविराम ही है हमारा। ठीक है, अब वो कैसे है मैं आगे बताऊंगी। यहाँ देखो, दो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़ते हैं और के द्वारा जुड़ते हैं, और जहाँ पर ठहराव भी होता है वहाँ पर हम अल्पविराम का यूज करते हैं। मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी। दो स्वतंत्र वाक्य हो या फिर असवतंत्र वाक्य हो, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ने पर भी हम दो स्वतंत्र वाक्य के ठहराव में भी हम अल्पविराम का यूज करते हैं, और असवतंत्र वाक्य के ठहराव में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का। जैसे कि मैं स्कूल नहीं आई, असवतंत्र मतलब डिपेंडेंट है, जिसे हम इंग्लिश में डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी, यहाँ पर हम रुके तो हमने किसका प्रयोग किया, अल्पविराम का, और ये क्या है हमारे एक असवतंत्र वाक्य है। ठीक है, अब करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम जैसे कि हम कहते हैं डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं दोनों के बीच, अर्धविराम और अल्पविराम के बीच हम एक प्रकार से डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्धविराम क्या होता है, अल्पविराम में सिर्फ एक कोमा होता है, इसमें ये ऊपर से बिंदी लग जाती है, बस इतना ही फर्क है इनमें। तो अर्धविराम में क्या होता है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने हेतु इसमें स्वतंत्र और असवतंत्र दोनों वाक्य जोड़े जाते हैं, परंतु अर्धविराम में दो स्वतंत्र वाक्य ही जोड़े जाते हैं, असवतंत्र वाक्य नहीं जोड़े जाते। ठीक है, जैसे कि मोहन ने शेर देखा वह भाग गया। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने, यहाँ पर हमने और का प्रयोग नहीं किया। मैंने आपको बताया ना, हम और का प्रयोग जब करेंगे जब हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अल्पविराम का प्रयोग और के साथ ही कर सकते हैं। मतलब जब हम कोई वाक्य जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि हम अल्पविराम को तभी करें जब और ही साथ में होगा, जी नहीं, जब दो वाक्य जुड़ रहे हो और उसमें और की आवश्यकता हो तब, और वहाँ पे और की आवश्यकता भी हो और ठहराव की आवश्यकता हो, तो हम और ठहराव में हम अल्पविराम का यूज करेंगे और हम और लिखेंगे। परंतु दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ रहे हो और का प्रयोग नहीं है और ठहराव भी है, तो हम क्या करेंगे, जब और का प्रयोग नहीं है और ठहराव भी है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इस अर्धविराम का। ठीक है, यही इसमें जो है डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है, अल्पविराम जिसमें मैंने बताया था, जैसे पूर्ण विराम को बोलने में 60 सेकंड लगती है और उसका आधा अल्पविराम होता है, तो ये अर्धविराम कितने सेकंड में बोल जाता है। देखो, पूरे वाक्य को बोलने में कितने सेकंड की आवश्यकता होती है, पूरा वाक्य को बोलने में 60 सेकंड की। तो हमारे अल्पविराम में क्या होता है, उसका आधा 30 सेकंड, 30 सेकंड में हम अल्पविराम को बोलते हैं। पर जो हमारा अर्धविराम होता है वो ना ही 30 का होता है ना ही 60 का, वो 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लेता है और 60 सेकंड से कम का लेता है। मतलब 30 सेकंड और 60 सेकंड के बीच का समय होता है हमारा अर्धविराम को बोलने में। सिंपल, यही हमारा अल्पविराम और अर्धविराम में अंतर था, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, बहुत ईजी, तो डिफरेंस ही मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप हमारे विराम चिन्ह समझ गए होंगे। इतना ही टॉपिक था विराम चिन्ह का। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे अव्यय के। अव्यय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो करते हैं हमारे अव्यय, जिसे हम अव्यय का शब्द बोलते हैं। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाया था अव्यय का, सिंपल सा तो था ही, समझ गए होंगे कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय कुछ नहीं होते, अव्यय सिर्फ वही होते हैं जिनका लिंग वचन काल, जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका रूप कभी भी परिवर्तन नहीं होता,
परिवर्तित नहीं होता है उसे हम एल का शब्द या अव्यय कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इतना ही अव्यय के बारे में है। अब ये अव्यय कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो अव्यय होते हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब अव्यय के भेद पढ़ेंगे हम। तो अव्यय का पहला भेद है विषमादि बोधक अव्यय। विषमादि बोधक जो था एक चिन्ह भी था जो कि हमने विराम चिन्ह में पढ़ा है। विषमादि बोधक चिन्ह मैंने आपको बता ही दी कौन कौन को कैसा दिखता है ना, अरे ये वाला विषमादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा विषमादि बोधक चिन्ह होता है। अब देखते ही होता क्या है। विषमादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, देखो, जो खुशी, हैरानी, घृणा, करुणा आदि को दर्शाता है उसे विषमादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि वाह क्या सुंदर नज़ारा है। अब जो ये वाह है ना, हमने क्या पढ़ा था विराम चिन्ह में कि जो वाह है ना, जो भी है, इसमें जो एक चिन्ह लगा हुआ है विषमादि बोधक का, ये हमें क्या बताता है, ये हमें कोई ना कोई भाव जरूर बताता है, कोई ना कोई भाव बताएगा। अब वो भाव जो बता रहा है वो कौन कौन से भाव है, तो देखो यही हमारा अव्यय है। अब ये भाव कौन कौन से है, वाह क्या सुंदर नज़ारा है, एक वाह ये एक भाव है, छी छी ये है, या फिर हम हैं वो वाओ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हमारे जो भाव जो बताता है वो, मतलब जो भाव होते हैं ना हमारे, वही लिखे गए हैं। कहने का अर्थ है हमारे अव्यय क्या हैं, अव्यय हमारे विषमादि बोधक अव्यय वे होते हैं जो खुशी, हैरानी, घृणा आदि को दर्शाता है। और वो कौन कौन शब्द है जिसके द्वारा दर्शाता है, एक वाह के द्वारा, वाह से खुशी दर्शाता है, छी से घृणा दर्शाता है, हम बोलते हैं काश में ये कर पाती। इससे क्या होता है, हम किसी चीज़ से मतलब गुंजाइश कर रहे हैं, इसे गुंजाइश दर्शाता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ दर्शाता ही रहता है ये हमारे शब्द। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं विषमादि बोधक अव्यय। अव्यय देखो विषमादि, ये अव्यय क्या होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। जब बोलते हैं वाह क्या सुंदर नज़ारा है, क्या भी बदल जाएगा, सुंदर बदल जाएगा, फूल बदल जाएगा, है बदल जाएगा, पर ये वाह है ना, ये नहीं बदलेगा। क्या, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, निपात अव्यय, विशेष प्रकार का बल देने के लिए हम निपात अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिया है यह काम तुम्हें ही करना है। कहने का अर्थ है जब हम कोई सिंपल वाक्य बोलते हैं, हम आराम से बोल दिया कि ये काम तुम्हें ही करना है, परंतु विशेष प्रकार का बल दिया कि ये काम तुम्हें ही करना है और किसी को नहीं करना है। जब हम कोई विशेष प्रकार का बल देते हैं ना, तब हम निपात अव्यय कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि कल तुम भी जाओगे, नहीं कल तुम भी इसके साथ जाओगे, कल तुम भी इसके साथ जाओगे। हम बोल सकते कल तुम इसके साथ जाओगे, पर हमने विशेष प्रकार बल देने के लिए भी लगा दिया कि कल तुम भी इसके साथ जाओगे। ऐसे शब्द ही भी ये जो होते हैं जहाँ पर भी लग जाए मतलब ये निपात अव्यय है। हमारे यहाँ पर ही भी क्या एक निपात अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बताने के लिए जिस अव्यय का प्रयोग करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जंगल के पीछे नदी बहती है, जंगल और नदी का संबंध कौन बता रहा है, के पीछे के द्वारा बताया जा रहा है ना। हाँ, जंगल के पीछे क्या है, नदी है, तो जंगल और नदी का एक संबंध ही तो है। और जो हमारा के पीछे है ये एक संबंध बता रहा है, तो संबंध बता रहा वाला शब्द जो भी अव्यय है, क्या है हमारा संबंध बताने वाला एक अव्यय है जिसका रूप कभी परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल देखो भाई, ये तीन जो थे विषमादि बोधक, निपात अव्यय, संबंध बोधक, ये वाले जो है ना हमारे लास्ट के थे। आप कहोगे भाई समुच्चय बोधक अव्यय और जो क्रिया विशेषण है वो तो सबसे पहले आना चाहिए था मेरे को, क्रिया विशेषण सबसे पहले आता है, परंतु वो थोड़ा लॉन्ग जो टॉपिक है इसलिए मैं इसके बाद आपको करवाऊंगी। हम पढ़ेंगे हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। हम लोग तीन अव्यय पढ़ लिए, जो भी हमारे तीन अव्यय थे उन्हें पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। थोड़ा बड़ा है पर ईजी भी है, मुश्किल नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय होती हैं एक ऐसी अव्यय, मैंने आपको बता दें क्रिया विशेषण में बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो दो स्वतंत्र वाक्य को या फिर दो वाक्यों और शब्दों को बांटता है। दो वाक्य और नहीं बांटता, नहीं जोड़ता है। तो दो शब्दों को, वाक्य को जो जोड़ता है, जो एक ऐसा अव्यय, जो एक ऐसा शब्द जो दो वाक्य को जोड़ता है, वो दो शब्दों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और है, और क्या है, एक अव्यय है जो कि दो वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि राम खेलता है और सीता पढ़ती है, दो एक वाक्य थे परंतु इन्हें क्या किया, इन्होंने इसे जोड़ दिया। हमने क्या किया, इन दो वाक्य को जोड़ा, और किसके द्वारा जोड़ा, एक और के द्वारा। तो और दो वाक्यों को जोड़ता है साथ में, और साथ में क्या है, एक अव्यय भी तो है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता।
इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होते हैं? जो दोनों को समान रूप से बांटे। राम खेलता है, सीता पढ़ते, दोनों समान रूप से बटे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा समानाधिकरण बिल्कुल स्वतंत्र है, समान रूप से बटे हुए, ये समाधिकरण है। व्याधिकरण में क्या होता है कि समान रूप से नहीं बढ़ जाता। जैसे कि राम कल गया क्योंकि वह जाकर आया था, कल बाजार गई नहीं, मम्मी आज बाजार नहीं जाएगी क्योंकि वो कल जाकर आई थी, ठीक है। तो हमने इस वाक्य में क्या है कि ये समान रूप से नहीं बटे हुए हैं। ये मतलब ये जो वाक्य है ना, ये इस पर निर्भर भी करता है, इस पर जुड़ा हुआ है इससे। ये जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, परंतु जो मैंने पहला वाक्य बोला था, सीता पढ़ती है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, सीता खेलती है, इसमें दोनों वाक्य अलग थे, कोई इनका कोई मेल नहीं था, दोनों स्वतंत्र मतलब समान रूप से बटे हुए थे। परंतु इनमें जो मैंने बोला कि मम्मी आज बाजार नहीं जाएगी क्योंकि वह कल जाकर आई थी, इस वाक्य में क्या है कि दोनों शब्द है ना वो समान रूप से नहीं बटे हुए, क्योंकि पहला शब्द दूसरे पे क्या है निर्भर है। पहला मम्मी वाला, इस जो वाक्य में क्या हुआ कि समान रूप से नहीं बांटा गया है। इसमें मम्मी आज बाजार नहीं जाएगी क्योंकि वो कल जाकर आई थी ना, तो दोनों वाक्य आपस में मिल रहे हैं ना, मतलब ये वाला वाक्य पहला वाक्य दूसरे पे क्या है डिपेंड है, तो यही है हमारा व्याधिकरण, इसका मेल इसमें है। परंतु सीता पढ़ते राम खेलता है, इसमें कोई मेल नहीं है। ये और तथा एवं समानाधिकरण का उदाहरण है। और एवं तथा पूजा और प्रेंक्या दो ये शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को बिल्कुल समान रूप से बांट रखा है, ठीक है। परंतु इसमें देखो राम नहीं गए क्योंकि वो कल जाकर आया था, समान रूप से नहीं बांटा गया है, सिंपल है। यही हमारे समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। व्याधिकरण समान आने इतना नहीं पूछते हैं, पर पूछ ले क्या पता, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा क्रिया विशेषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है उसके बारे में। तो अब हम करने वाले हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्रिया विशेषण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है इसके बारे में। तो भाई क्रिया विशेषण क्या होता है? देखो विशेषण तो सबको पता ही होगा, मैंने पढ़ा भी दिया था हमारी वर्ड सीरीज में विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण होता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहती है, ये हो गया विशेषण। और क्रिया विशेषण होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ गए? समझ गए? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण ले लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं इस स्थान पे ये लेती कि घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें घोड़ा एक संज्ञा था, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो दौड़ता है, तो इस पर हम बता सकते थे कि जो हमारा जो घोड़ा है वो क्या हमारा एक विशेषण है। कहने का अर्थ है कि विशेषण में सिर्फ हम संज्ञा की विशेषता बताते हैं कि जो हमारा जो घोड़ा वो दौड़ता है, दौड़ना क्या हुआ, जो दौड़ता है इसमें ये क्या हुआ कि इसमें विशेषण है, विशेषण, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हुआ, एक विशेषण हो गया। परंतु क्रिया विशेषण में क्या होता है कि घोड़ा दौड़ता तो है, परंतु घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है, इसमें घोड़े की नहीं क्रिया की विशेषता बताई कि जो दौड़ना है ना वो किस प्रकार से दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, कम दौड़ रहा है, किस प्रकार से दौड़ रहा है। तो दौड़ने की विशेषता, दौड़ना क्या है, क्रिया तो है, तो क्रिया की विशेषता बताई कि वो तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता क्या थी, तेज दौड़ना, तो वही है सिंपल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब घोड़ा दौड़ता है, इसमें घोड़ा की विशेषता है कि वो दौड़ता है, तो इसे विशेषण ही हुआ कि घोड़ा एक संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सिंपल, इतना ही था ये क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो पहला हम पढ़ेंगे कालवाचक। सिंपल से नाम है इनका, वैसे इनका अर्थ है काल मतलब समय, समय के बारे में जो बोध करा तो उसे कालवाचक कहते हैं। स्थान मतलब जगह, जो जगह का बोध करा उसे स्थानवाचक कहते हैं। परिमाण का होता है जैसे कि माप तोल, जो माप तोल का बोध करवाएं उसे परिमाण कहते हैं। रीति हो गया तरीका, या फिर हम बोल सकते हैं ढंग, जो तरीका और ढंग का बोध करवाता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। सिंपल, जैसे कोई रीति का बोध करवाए, ढंग का बोध करवाए, तरीका का बोध करवाए, वो रीतिवाचक हो गया। जिसे उदाहरण के साथ समझेंगे, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इसमें देखो मैं तो रूप बदलता ही है ना, पढ़ता का रूप बदलता है, हु का बदलता है, हु का बदलता है, बस यहाँ का नहीं बदलता। तो यहाँ कौन सा विशेषण है, विशेषण कौन सा अव्यय है, ये जो यहाँ शब्द है ये कौन सा अव्यय है, तो ये यहाँ हमारा स्थानवाचक
क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कैसे है, क्योंकि यहाँ वहाँ उसका नहीं, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे एक स्थान ही तो हुआ, तो ये स्थान का बोध कर रहा है, तो स्थानवाचक हो गया। तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, इसमें जो अब है ये क्या है, ये हमारा एक अव्यय है। और ये कौन सा अव्यय, कालवाचक है, क्योंकि अब, कल, परसों, आज ये सब क्या है, समय तो है, तो बस ये अब क्या है हमारे कालवाचक हो गया। सुरेश ध्यान से चलता है, ध्यान से, यहाँ पर जो ध्यान शब्द है ये क्या है, ये एक अव्यय है। कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक, क्योंकि ध्यान का एक तरीका है, चलने का ढंग है, तो सिंपल है, ये क्या हुआ हमारा, देखो चलने का ढंग है, चलना क्या क्रिया है, ढंग क्या है ध्यान, तो क्रिया की विशेषता है कि वो ध्यान से चलता है। तुम अब जा सकते हो, जाने की विशेषता है कि तुम अब जाओगे। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ने की विशेषता है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद, ठीक है। मोहन अधिक खाता है, खाता, खाने की विशेषता है कि वो अधिक खाता है, ठीक है। तो मोहन जो है वो अधिक खाता है, खाने की विशेषता है कि वो अधिक खाता है, यही है। और अधिक मापतोल में आता है ना, अधिक, कम, ज़्यादा, ये सब मापतोल में आता है। ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सिंपल, यही हमारा क्रिया विशेषण होता है। देखो जो स्थान का बोध करवाए, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तो हमारा कालवाचक। काल की विशेषता करवाए, कल, परसों, आज, तो हमारा कालवाचक। तो ये स्थानवाचक हो गया। रीति मतलब ढंग तरीके चलने का या बैठने का, उठने का, जो भी ढंग तरीका है वो रीतिवाचक। परिमाण का हो गया, अधिक खाता है मतलब कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब रीतिवाचक करवाता है। सिंपल, यही होता है हमारा क्रिया विशेषण। विशेषण भी बहुत ईजी है, इसके भेद तो सच में सबसे ज़्यादा, जितने भी हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं ना, सबसे ज़्यादा ईजी इसकी भेद है। शब्द से इसका अर्थ समझ में आ जाता है। ओके, आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि हमारी जो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या होते हैं। और मैंने आपको विराम चिन्ह और अव्यय पढ़ा दिए हैं। विराम चिन्ह भी बहुत इजी टॉपिक था, थोड़ा बड़ा गया था विराम चिन्ह का टॉपिक, क्योंकि इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही लंबा था विराम चिन्ह का, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन भी छोटा सा था, ठीक है। तो विराम चिन्ह मैंने आपको पढ़ा दिया, अव्यय पढ़ा दिया, बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों के दोनों। विराम चिन्ह थोड़ा बड़ी वीडियो गई है और जो अव्यय है वो छोटी सी गई है, ठीक है। तो वैसे आई होप कि आपको मैंने डिटेल में समझाया था, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह और अव्यय में से जीतता कौन है। तो भाई विराम चिन्ह में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो भाई, हमने विराम चिन्ह में रोको मत जाने दो एक उदाहरण पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी, 2 स्टोरी, जो कि में बहुत मज़ा आया होगा, आपको आया होगा। इसमें फिर हमने उसके भेद पढ़े थे, जो कि बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाए थे, भेद थे इसके बारे में था। सिंपल। अब हमने पढ़ा अव्यय। अव्यय में क्या पढ़ा हमने भाई, अव्यय में हमने अव्यय के बारे में जाना, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया अव्यय के बारे में, बारे में बड़ा 5 भेद होते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा था और इजी तरीके से पढ़ा था। सिंपल। तो हमने क्रिया विशेषण और अव्यय पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया को डिटेल से पढ़ाया था। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इतने कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और सुनो, जो क्रिया विशेषण है ना भाई, ये कैसे पूछते हैं एग्जाम वाले। एग्जाम वाले पूछते हैं, कोई वाक्य दे दिया और एक अव्यय के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं कि बताइए ये अव्यय कौन सा है, और आप बता देना भाई देख कर कि कौन सा अव्यय। मैंने बढ़ा दिया आपको अव्यय कि क्या होते हैं अव्यय, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।